हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में कुछ देखे थे। आज हम लोग इंटीग्रेशन से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, हेडिंग लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के टाइप। तो दोस्त, इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक का नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक का नाम है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। किसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन और किसको बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, उसी को समझना है। बात को पहले समझने की कोशिश करें। हम लोग को पता है, हम लोग सीखे भी है कि ये जो सिंबल है वो इंटीग्रेशन का है, सही है। अच्छा, और ये फंक्शन है एफ एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। बोलो क्लियर है। अच्छा, यहां पर है ए और यहां पर है बी। अगर इंटीग्रेशन में यहां अगर कुछ लिखा हुआ और यहां लिखा हुआ है तो इस ए को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और इस बी को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। बोलो क्लियर है। तो जब भी इंटीग्रेशन के केस में लिमिट दिया हुआ हो तो वो जो होता है, वह जो फॉर्म होता है, वह फॉर्म होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। बोलो क्लियर है। अच्छा, और अगर लिमिट ना दिया हुआ हो, सिर्फ ऐसे हो, तो ये जो फॉर्म होता है वह होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। और सब कुछ खास बात है डिफिनिट और इंडिफिनिट में। तो हाँ, एक और खास बात है, लेकिन पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद उस खास बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। चल, क्या डेफिनेशन है सो सुनेंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन का बोलता है कि एन इंटीग्रेशन दैट कंटेन, वैसा इंटीग्रेशन जो कंटेन करता है अपर एंड लोअर लिमिट, देन इट इज ए डिफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा सुनना, सीधी समझा रहा हूं। वैसा इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, एफ एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एफ के रिस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है। एन इंटीग्रेशन दैट कंटेन अपर एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट भी होना चाहिए और लोअर लिमिट भी होना चाहिए उस इंटीग्रेशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो लोअर लिमिट मान लेते हैं ए है और अपर लिमिट क्या है, बी है। तो अगर सवाल में ऐसा दिखा तो ये समझ जाएंगे हम लोग ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको ऐसे दिखाते हैं। अब सवाल उठता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इज डिफाइंड विदाउट अपर एंड लोअर लिमिट। डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग यहां पर देखें, डिफिनिट इंटीग्रेशन को लिमिट में दिखाते हैं, लेकिन यहां पर बोलता है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन डिफाइंड विदाउट अपर एंड लोअर लिमिट। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं, इसको भी समझते हैं। बोलता है कि वैसा इंटीग्रेशन जिसमें अपर और लोअर लिमिट ना हो। तो चलो, इंटीग्रेशन तो बोल रहा है तो किसी फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होना ही है, लेकिन उसमें लिमिट नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो गया, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। कल हमने ऐसा भी देखा था, कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, वो इंडिफिनिट वाला ही फॉर्म था। तो हम लोग किए थे कि इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ये किसी का डिफरेंशिएशन है, तो अगर इस एफ एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आया था, याद करना, एफ एक्स प्लस सी आया था कि नहीं आया था। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सी होता ही होता है, मतलब कि आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा आंसर में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। हमने कल देखा भी था। तो जब भी इंडिफिनिट का होगा केस, सी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन डिफिनिट में सी नहीं रहता है। तो बच्चा बोला कि कैसे मान ले कि नहीं रहता है, हमको समझाइए, आखिर मानना तो है। अब बोल देंगे तो हम थोड़ी मान लेंगे कि हाँ नहीं रहता है तो नहीं रहेगा।
सही है, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सही है, देखना उस एग्जांपल को अच्छे से। एकदम अच्छे से समझो। मेरे मन में दो सवाल हैं। पहला सवाल क्या उठता है, सो सुनना। बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन बताओ। कल याद है ना, कल कराए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx क्या बताया गया था, x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c बताया गया था, याद है। चलो, तो x का पावर 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2+1 बाई 2+1, क्योंकि n कितना है, 2 है, तो 2+1 बाई 2+1 प्लस c। मतलब किसको हम लोग क्या लिखेंगे, x³ बाई 3 प्लस c लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलो, एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आया, हम बहुत खुश भी हुए। अब सुनना, अब तुम बताओ कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है या इंडिफिनिट का सवाल है। तो लिमिट नहीं दिया हुआ है, मतलब ये इंडिफिनिट का सवाल है। ठीक है, अब सुनना, अब सवाल बोलता है x² dx 0 से 1, किसका इंटीग्रेशन करना है, x² का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लिमिट कितना है, तो लोअर 0 और अपर 1। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो जब भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम मान लेंगे कि लिमिट नहीं है, हम मान लेंगे कि लिमिट नहीं है। तो अगर लिमिट नहीं है तब आंसर इसका क्या होता, बोलना, x 2+1 बाई 2+1 प्लस c होता कि नहीं होता, देखो। लेकिन इसमें लिमिट है, तो हम लोग लोअर लिमिट यहां पर और अपर लिमिट यहां पर बैठा देंगे। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, x³ बाई 3 प्लस c 0 से 1 लिखा जा सकता है। अच्छा, अब एक बात सोचो, ये इसकी कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट, और ये कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट। नीचे लिखा है लोअर लिमिट, ऊपर लिखा है अपर लिमिट। अच्छा, अब फिर से देखना, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है उसी का लिमिट ये होता है। तो x के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब x का लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। बोलो क्लियर बात। चलो, तो अब हम लोग सवाल में सबसे पहले अपर लिमिट बैठाएंगे जहां जहां x है, क्योंकि ये तो x का लिमिट है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग अपर लिमिट बैठाते हैं। चलो, इज इक्वल टू x यहां है तो अपर लिमिट अपर 1 है, तो 1³ बाई 3 प्लस c बैठा दी। अपर लिमिट के बाद माइनस, अब लोअर लिमिट बैठाते हैं जहां जहां x है, तो यहां पर लोअर लिमिट 0³ बाई 3 प्लस c, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, x थोड़ी है। पास समझ में आया। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते तो देखो, ये 1/3 प्लस c। अच्छा, इसको देखना, माइनस ये 0 और ये प्लस c होगा। अब आगे देखना, 1/3 प्लस c, और अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ये c क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 0 प्लस c कितना, c, और ब्रैकेट खुला तो माइनस, तो c से c कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1/3। तो बात समझ लो, देखना, ये किसका सवाल था, तो ये सवाल था इनडिफिनिट का। ये किसका सवाल था, तो ये सवाल था डिफिनिट का। देखो,
इनडिफिनिट में लिमिट नहीं होता है, डिफिनिट में लिमिट होता है। दूसरा, इनडिफिनिट में सी होता है और डिफिनिट में सी नहीं होता है, क्योंकि सी तो हर बार तो कैंसिल हो जाएगा ना। सोचो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अगर ये प्लस सी है तो ये तो हमेशा ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस सी, तो सी तो हमेशा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? तो एक बात हमेशा याद रखना है, डिफिनिट में सी नहीं होता है। अच्छा, एक बात और, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में दिखाई दे रहा सी है और सी होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? होता तो कांस्टेंट ही है, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये कुछ भी हो सकता है तो पर्सन टू पर्सन ये आंसर अलग आ जाएगा। जैसे हम बोले कि x³/3 + 10, क्योंकि हमने सी क्या सोचा, 10 है, तुमने सोचा सी 2 है, तो तुम लिखते हो x³/3 + 3 या 2, जो भी तुम सोचे। तो देखो, तो अगर तुम 2 सोचते हो और हम 10 सोचते हैं तो दोनों का आंसर क्या हो जा रहा है, अलग अलग। इसीलिए इसको बोला गया है इनडिफिनिट, मतलब डिफिनिट आंसर नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे क्यों नहीं आ रहा है? तो भाई सी मामला खराब कर दे रहा है। अब सी तो कुछ भी हो सकता है, जब कुछ भी हो सकता है तो पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा, अगर हम कुछ और सोच ले तो क्या आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं, है ना, और हम लोग समझते हैं। बेसिक चीज हम लोग क्लियर कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग रखना है कि क्यों सी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिफिनिट में क्यों सी नहीं होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बोले कि अब हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला लिखना है तो हम तो जैसा समझते हैं या जैसा हमने समझाया उस हिसाब से अगर तुमको फॉर्मूला हम लिखाते हैं तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि अब हम लोग इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि हम लोग खुद से फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं सर, है ना, तो अब उसको हम लोग देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। टाइम से लिखना, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे पहला नंबर, सोचना, अगर हम लोग x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो सोचो तो कि अगर हम लोग 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूला बहुत ही इजी है, तुम लोग खुद से लिख सकते हो। बोर्ड भरा दूं तो मजा ही नहीं आएगा। तुम लॉजिकली सोच कि अगर तुमसे पूछा गया कि 1 का इंटीग्रेशन बताओ x के रिस्पेक्ट में, तो तुम क्या सोचोगे कि 1 किसका डिफरेंशिएशन है। तो 1 बोलो किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो x का ही होता है x के रिस्पेक्ट में। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x और प्लस c, क्योंकि ये कैसा है, इनडिफिनिट है। उधर पहले बताए थे कि इनडिफिनिट में प्लस c लगाना पड़ेगा। चलो दूसरा देखते हैं, d बटा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो, याद करना, अगर डिफरेंशिएशन पढ़े हो तो इसका e होगा, तो इसका मतलब a dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो a किसका डिफरेंशिएशन, तो ax का, तो a का इंटीग्रेशन क्या, तो ax। उल्टा कल भी हम सिखाए थे कि मान लो कोई फंक्शन है y = fx, उसको तुम डिफरेंशिएट किए तो f' आएगा, और अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर से fx ही आ जाएगा। यही तो सिखाया गया था ना, तो वही तो कर रहे हैं कि पहले फंक्शन क्या था, x था, x को डिफरेंशिएट किए तो a आया, फिर a को इंटीग्रेट किए तो फिर से वही बना गया। यही है कहानी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सोचना,
डी बटा डी एक्स लॉग एक्स। बोलो इसका क्या होगा? तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखे थे? 1/x। याद है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। तो बोलो तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? तो लॉग एक्स का। हो गया। चलो अब बोल रहा डी डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। बोलो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? तो उतना ही होता है। सोचो, तो अब हम तुमसे पूछे कि e का पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इस पता करो कि किसका डिफरेंशिएशन है। तो e का पावर x का ही है, तो e का पावर x प्लस c हो जाएगा। बोलो कुछ कुछ बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर ले, फिर और फॉर्मूला लिखते हैं। चलो अच्छा, एक बात सोच के बोल रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में? तो कॉस एक्स होता है कि नहीं? अब हम तुमसे पूछे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक बात जानने के लिए क्या सोच लेना है कि कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। तो किसका डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स? तो साइन एक्स का। तो फॉर्मूला हो गया इसका साइन एक्स। अब प्लस सी लग रहा है क्योंकि इंडिफिनिट है। अच्छा, फिर सोचना डी बटा डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं? तो भाई तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छे से सोचना। हम किसका पूछे? साइन एक्स का। तो सोचो, तो सोचना से कि अगर y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होता? तो माइनस बाहर। अब कॉस का डिफरेंशिएशन बोलो तो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। तब बोलो तो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? तो माइनस कॉस एक्स का। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। बोलो क्लियर है? और देखो बोलना डी बटा डी एक्स टेन एक्स। बोलो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो सेक स्क्वायर एक्स। तो बोलो तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स होगा। उल्टा प्रोसीजर है। अच्छा, अब बोलो डी बटा डी एक्स कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स का क्या होगा? बोलो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं? तो सोच लो तो सॉरी कॉसेक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सोच लीजिए, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है कि नहीं? तो माइनस कॉट एक्स का कितना हो जाएगा? प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रहा है? ये तुमको किसका चाहिए? मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। तो बोलो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? तो माइनस बाहर, और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो बोलो तो कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका है? तो भाई कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? तो माइनस कॉट का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉट हो जाएगा। है ना? एक बात और सोचना, डी बटा डी एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स। तो बोलो तो इसका
इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद करना, तो ये होता है माइनस cot x cos x, होता है कि नहीं? तो अब हम तुमसे पूछे कि बोलो cos x cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये गुना है, आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क करने वाली बात नहीं है। तो आगे पीछे गुना करते तो क्या हो जाएगा? तो भाई इसको हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस cos x प्लस, हो जाएगा कि नहीं? कोई बात क्लियर है? चलो यहां तक जीरोक्स करें। अच्छा, ये सब फॉर्मूला है जो यूज होंगे अभी फिलहाल। फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, बोर्ड पे मैं लिखा दूं और तुम लोग छाप लो और फिर बाद में रटते रहो, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना? सोच कि तुमको डिफरेंशिएशन करना है sec x का, तो वो sec x का क्या होगा? तो sec x tan x। तो अब तुमसे पूछा कि बोलो sec x tan x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये किसका डिफरेंशिएशन है? तो sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x प्लस c हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो अब और करते हैं। अब तुम लोग रफ्तार पकड़ो थोड़ा सा, अब मेरे को एकदम अच्छा से बता देना। बोलो एक एक करके बोलते जाना। बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद आ रहा है कुछ? इसका डिफरेंशिएशन ये तो पक्का तुम लोग भूल गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सोचो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो tan इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि ये किसका डिफरेंशिएशन है? tan इनवर्स एक्स का। तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा बोलो तो अब सवाल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलो एक्स स्क्वायर है तो ये का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स 6 साइन इनवर्स सी। अच्छा अब लास्ट वाला 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? सिंपल यही सब फॉर्मूलेज है जो तुम लोग को याद कर लेना है, इसमें कोई कष्ट वाली बात और याद भी नहीं करना है। जब भी सवाल पूछे तो पूछ लो कि किसका डिफरेंशिएशन है, वो जिसका वो डिफरेंशिएशन है उसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? चलो और देखते हैं। ठीक है, ये तो भाई कुछ फॉर्मूला था। अब एक बात और नोट करने वाला, नोट करने x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c। लेकिन किसके लिए नहीं था? n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। बोलो क्लियर है? अच्छा अब खास बात, नोट में इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए नोट में, ठीक है। पहली बात, अगर पहला पॉइंट एकदम समझना अच्छे से, अगर तुमको इंटीग्रेशन दे दिया ए एफ एक्स प्लस माइनस बी जी एक्स प्लस माइनस सी एच एक्स डी एक्स, कहने का मतलब कि यहाँ प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है बीच में, ये कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो बोलता है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो तुम चाहो ना तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, मतलब कि ऐसे,
इंटीग्रेशन ए एफ एक्स प्लस माइनस, अच्छा डी एक्स प्लस माइनस, फिर इंटीग्रेशन बी जी एक्स, अच्छा फिर प्लस माइनस सी एच एक्स इंटू में डी एक्स, अलग अलग कर दिए। अब हम लोग ये क्या है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, ए बी सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस बी जी एक्स डी एक्स हो सकता है, प्लस माइनस सी एच एक्स डी एक्स। पहली बात, ये काम कब होगा, जब प्लस माइनस होगा तब होगा। बोलो क्लियर है। अच्छा, एक खास बात, ये पॉइंट नंबर 1 नोट करने वाला बात है, नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात, इंटीग्रेशन भागा नहीं जानता है। मतलब जब भी इंटीग्रेशन में सवाल मिल जाए तो अगर भागा में दिया हुआ हो तो नहीं जानता है। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे ना, यू बाई वी, इंटीग्रेशन वो नहीं जानता है। इंटीग्रेशन गुना जानता है लेकिन भाग नहीं जानता है। बोलो क्लियर है। सबसे पहला, इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल नहीं लगता है। मतलब जब भी भागा होगा तो भागा वाला सवाल ही नहीं, तुमको उसको किसी और में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही। लेकिन डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता था, हम लोग यू बाई वी लगा के डिफरेंशिएट कर लेते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटीग्रेशन को भागा नहीं आता है। इंटीग्रेशन भागा से पंगा ही नहीं लेगा और सेपरेट एकदम काम करता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, तो जब भी क्वेश्चन डिवीजन वाला आ जाए, जैसे होता है ना कभी कभी ऐसे करके sin x बाई cos x का इंटीग्रेशन, तब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन रहता था तो यू बाई बी करके बना देते थे, जैसे tan हो जाएगा। ऐसे नहीं भी तो चाहे तो यू बाई बी करके बना सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं जानते इसको। इंटीग्रेशन बोलता है कि मेरा मामला सेट करके दो, हम नहीं बना पाएंगे इसको। बोलो क्लियर है। सबसे पहली बात है ना। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, जब भी इंटीग्रेशन में मामला स्क्वायर का आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर का, जब भी इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर मिल जाए, सिर्फ सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को छोड़ के, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को छोड़ के, ठीक। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर हो, लेकिन किसको छोड़ के, सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन बोलता है कि हमको फिर नहीं आएगा, हम नहीं कर सकते सॉल्यूशन। हम पूछे का है, तो वो क्या बोला, सुनना, कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका है, तो हम लिख दिए 10x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन बोला, वाह तेज बन गया, सही है। चलो फिर बोला कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो फिर हम बोले माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन बोला, वाह सही बात। अब इंटीग्रेशन बोलता है ठीक है तो मेरे को बनाओ। तब इंटीग्रेशन बोलता है कि अब हम नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं है। इसका था, क्योंकि हमको पता है कि ये 10 का है डिफरेंशिएशन, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 10 हो गया।
इसका cos x स्क्वायर का है, cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, पता था। लेकिन अब ठीक है, तो बोलता है तब हम नहीं सॉल्व होंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सॉल्व ही नहीं होंगे, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे पास, मेरे को किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट कर दो। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। बोल बात क्लियर है? तो चलो आज छोटा छोटा 2 सवाल करते हैं, ठीक है। याद क्या रखना है? 3 पॉइंट। सब साइन वाला स्क्वायर वाला सब कराएंगे हम, है ना, अभी टेंशन न लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर छोड़ के और इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। इंटीग्रेशन बोलता है फिर मेरे ऊपर दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा तो ही जाके हम सॉल्व होंगे। बोलो क्लियर है? चलो अब हम लोग सवाल करते हैं कुछ। अच्छा, पहला सवाल देखते हैं, पहला ही सवाल देखते हैं। बोलता है इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3/2 प्लस cos x इंटू में dx। ये तो उसका तुमको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या इंटीग्रेशन बोला था याद है? कि अगर बीच में प्लस माइनस रहेगा तो तुम अलग अलग कर सकते हो। तो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर dx अलग किए, माइनस x 1/2 dx अलग किए, प्लस x का पावर माइनस 3/2 dx अलग किए, प्लस cos x dx अलग किए। याद आ रहा है? अब सोचो तो इसका फॉर्मूला बताओ, याद है? x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता था? x का पावर n + 1/n + 1 प्लस c। सुनना अच्छे से, ठीक है। चलो इसका बोलना, x का पावर 2 + 1/, सुनते रहना फिर लास्ट में वो बात बताएंगे, प्लस c1। इसका इंटीग्रेशन क्या बोला था कि अलग अलग करके बोला था ना। तो इसका इंटीग्रेशन है, ये इंडिफिनिट है तो c लगाना पड़ेगा ना। तो पहले इंटीग्रेशन का नाम दिया c1, कांस्टेंट का नाम c1 कर दिए। अच्छा अब सुनना, माइनस ये पहले का हो गया। अच्छा इसका देखना, x का पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, इसके लिए एक कांस्टेंट आएगा c2 आएगा कि नहीं। अब इसके लिए सोचना, x का पावर माइनस 3/2 + 1 माइनस 3/2 + 1। अच्छा और इसका भी कांस्टेंट c3, ठीक। अच्छा लास्ट वाले का देखते हैं, बोलो cos का इंटीग्रेशन। तो cos किसका डिफरेंशिएशन? साइन का। इसको लिख देंगे sin x + c4। होगा कि नहीं होगा? अब क्या करते हैं कि सबका ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। तो देखना इसको क्या लिखेंगे, x³/3। इसके लिए नहीं लिखेंगे तो इसको छोड़ देते हैं, या लिख दो c1। अच्छा इसका ब्रैकेट खुला, बीच में माइनस है, इसको देखना तो क्या लिखेंगे 1/2 + 1 3/2। तो ये देखना ब्रैकेट खोल रहे हैं। चलो देखना x का पावर 3/2 और 3/2 और ये प्लस c होगा। अच्छा जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस और ये भी माइनस। अच्छा इसको देखो, ये 3/2 और ये 1 -1/2। तो क्या लिखा गया, x का पावर -1/2 और -1/2। अच्छा प्लस c3। अगला देखना sin x + c4
है ना, सिखा रहे, ये बहुत आसान है, स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अच्छा अब सुनना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसको मैंने क्या लिखा, x3/3, इसको मैं लिख सकता हूं -2/3 x⁻³ आगे में प्लस, अच्छा इसको रफ करता हूं ऊपर, अच्छे से लिखता हूं, है ना, अच्छे से लिखता हूं इसको, है ना। देखना, इसको लिख सकते हैं x3/3, फिर इसको -2/3 x⁻³/2, अगला -2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये माइनस में, और इसको लिखा जा सकता है x⁻−1/2। अच्छा इसको लिखेंगे प्लस साइन x। ठीक, अब सोचना, अब बचा कौन कौन, C1, C2, C3, C4, ये सब क्या है, कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये C1 -C2 प्लस C3 प्लस C4, ये लोग जुटेंगे तो भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना, वेरिएबल थोड़ी आ जाएगा। तो इसका मतलब इन सबको जोड़ के क्या आएगा, एक C आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर हो गया। क्योंकि C1, C2, C3 सब जुट के और घट के सब तो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो वो कांस्टेंट का नाम क्या हो गया, C हो गया। बोलो क्लियर है। अब हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट था सिखाने के लिए। एग्जाम में हम लोग क्या होता है, सो सुनना, दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन दे देगा, सुनना, x⁻⁻4 -sec²x, ठीक, इंटू में dx। तो सॉल्यूशन, एक बात तो क्लियर है ना, x⁻⁻4 dx और -sec²x dx। बोल इसका इंटीग्रेशन कितना, x⁻⁻4 + 1 -4 + 1, सीधे लिखेंगे। बोल इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec²x किसका डिफरेंशिएशन, tan x का, tan x। अब सोच कि इसका C1 और इसका C2 जुटेगा या घटेगा, एगो नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसका नाम क्या हो गया, C हो गया। बोलो बात क्लियर है। तो इतना दूर तक हुआ। अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेसिक इंटीग्रेशन, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।